वेलकम टू एडू लर्निंग पॉइंट। एडू लर्निंग पॉइंट चैनल में मैं श्रवण कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम आपके लिए जो सीटेट की सीरीज नंबर 2 लेकर आए हैं। हमारी जो पिछली सीरीज थी उसमें हमने आपको जो मानव का जो इतिहास है उससे संबंधित जो आपको क्वेश्चन और डिटेल्स में हमने आपको बताया था, तो जिसमें आपने पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण के बारे में पढ़ा था। तो अब हम जो सिंधु सभ्यता से जो भारत के जो नगरों का विकास जो जहाँ से शुरू हुआ है उसके बारे में हम बात करते हैं। जो ये हम एनसीईआरटी का पैटर्न आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें से सीबीएसई ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाती है। पिछली बार भी जो एनसीईआरटी पैटर्न से 90% क्वेश्चन वो पूछे गए हैं। तो आपके जो स्कोर को गेन करने के लिए हमारी जो ये वीडियो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए, हमारा पहला देखिए, आरंभिक नगर। जो सिंधु सभ्यता का विकास है उसमें जो आरंभिक जो नगरों का वो विकास उसमें हुआ था। और सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन भी कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। तो सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। और जो इनके नगरों का जो विकास है वो लगभग 4700 वर्ष पूर्व माना जाता है। अगर हम ईसा पूर्व की बात करें, ये बात भी आप याद रखिएगा कि दोनों इनमें डिफरेंस है, दोनों जो अवधि है इनमें डिफरेंस है। अगर लगभग 4700 वर्ष पूर्व, अगर ईसा पूर्व की हम बात करते हैं इस, तो हमारा जो ये डिस्टेंस होगा, ये अवधि होगी, ये होगी 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी तक ये मानी गई है। तो सिंधु सभ्यता को प्राग ऐतिहासिक और कांस्य युग की सभ्यता, क्योंकि इस जो काल में वो कांस्य का प्रचलन, कांस्य जो धातु है उसका प्रचलन माना जाता था, तो इसलिए इसे कांस्य युग की सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता के जो मूल निवासी थे सिंधु सभ्यता के, वो थे द्रविड़ और भूमध्य सागरीय। और यही बात भी आप नोट कीजिए, जो सिंधु सभ्यता थी एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें जो नगरों का विकास हुआ था, नए नए नगर वो बसाए गए थे। तो सिंधु सभ्यता के जो नगर हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, जो मोस्टली आप देखिए आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में मिले हैं, जिसमें हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और उसके बारे में डिटेल्स में देखते हैं। दोस्तों, भारत में सिंधु सभ्यता के नगर किस किस राज्य में मिले हैं, देखिए गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। आज़ादी के बाद सिंधु सभ्यता का सबसे अधिक जो स्थान है वो गुजरात में मिले हैं। और गुजरात में वो कौन कौन सी जगह मिले हैं, ये बात भी आप गौर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता के जो कुछ प्रसिद्ध नगर हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा कालीबंगा, चौथा लोथल और पांचवा धोलावीरा। तो देखिए, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं ये दोनों नगर हैं, ये पाकिस्तान में है वर्तमान में। और जो कालीबंगा है वो क्या है, वो राजस्थान में है। ये बात भी आप याद रखिएगा, कालीबंगा राजस्थान में है। जो लोथल और धोलावीरा है, जो ये दोनों नगर हैं, ये गुजरात में है। और जो एक राखीगढ़ी है, ये बात भी आप याद रखिएगा, एक राखीगढ़ी है वो हरियाणा में है, हरियाणा के हिसार जिले में। तो चलिए, थोड़ा सा और डिटेल्स में हम इसके बारे में जानते हैं। सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे उनकी जो खोज है वो किसने की थी और कब की थी, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपके सीटेट एग्जाम्स में। तो देखिए, सबसे पहले जो हड़प्पा की खोज की गई थी दयाराम साहनी ने की थी वर्ष 1921 में। दूसरा मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। कालीबंगा जो ये राजस्थान के अंतर्गत आता है, जिले राज्य के अंतर्गत, तो इसके जो खोजकर्ता थे वो थे बी के थापर और बी लाल। और कब की थी इसकी खोज, ये बात भी आप याद रखिएगा, 1953 ईस्वी में। और लोथल और धोलावीरा, इसकी इन दोनों की खोज की थी रंगनाथ राव ने 1957 और 1958 में। सिंधु सभ्यता के नगरों की क्या विशेषताएं थी। अब ये नगरीय सभ्यता थी तो नगरों की कुछ विशेषताएं भी जरूर होती हैं कि वो किस पद्धति पर वो बने होते हैं। तो ये देखिए कि इन नगरों को 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित किया गया था। और वो भाग कौन कौन से थे, ये भी आप याद रखिएगा। जो नगर का जो पश्चिमी भाग छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ होता था। जितने भी जो राजा थे और उसके जो विश्वास पात्र थे वो कहाँ पर रहते थे, वो नगर में रहते थे जो ऊंचाई पर बना होता था।
और जो नगर का जो पूर्वी भाग था वो बड़ा होता था, लेकिन निचले इलाकों में स्थित होता था। और निचले इलाकों में और जो ऊंचाई पर स्थित होता था, इनके बारे में देखिए। ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग कहा जाता था, जिसमें राजा और जो विशिष्ट जो गण है वो रहते थे। और जो निचले हिस्से को क्या कहा जाता था? निचला नगर कहा जाता था। और उस निचले नगर में क्या रहते थे? वो सामान्य जो जन रहते थे, आम आदमी वहां पर निवास करता था। जो नगर दुर्ग की इमारतें, तो इसमें कुछ आपने गौर किया होगा कि सिंधु सभ्यता में कुछ विशिष्ट इमारतें बनाई गई हैं। वो कौन कौन सी थी? तो पहले देखिए, मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार बनाया गया था। बहुत बड़ा जो नहाने का एक ये तालाब था, स्नानागार था, ये मोहनजोदड़ो में बनाया गया था। और मोहनजोदड़ो में जो इस तालाब मिले तालाब को पुरातत्वविदों ने क्या कहा है? महान स्नानागार कहा है। ये आकृति आपने बहुत सारी जो किताबों में देखी होगी, ठीक है। तो ये महान स्नानागार की तस्वीर है जो मोहनजोदड़ो में पाया गया था। तो देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के साथ साथ विशाल अन्नागार। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार हमें कहाँ से मिला है? तो ये कहाँ से मिला है, ये बात भी आप गौर कीजिएगा। ये मिला है मोहनजोदड़ो से। विशाल अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे विशाल इमारत थी। इसमें यहाँ पर जो अन्नागार था, यहाँ पर बहुत सारा जो अनाज है वो इकट्ठा किया जाता था। और मोहनजोदड़ो, जैसा कि आपने जो स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि ये क्या थी? कांस्य सभ्यता भी इसको कहा जाता है। तो जो कांसा धातु थी इस सभ्यता की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण धातु थी। तो मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की कांस्य की मूर्ति भी हमें यहाँ से मिली है। तो ये अवशेष हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अब कालीबंगा और लोथल में यहाँ से हमें कौन से अवशेष मिले हैं, इनके बारे में भी देखिए दोस्तों। अग्निकुंड, अग्निकुंड जो हमें मिले हैं वो दोनों जगह से मिले हैं, कालीबंगा से और लोथल से। कालीबंगा राजस्थान राज्य में है, और जो लोथल है, धोलावीरा है, वो गुजरात में है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में क्या मिले? वो भंडार गृह मिले। बड़े बड़े भंडार गृह वहां पर पाए जाते थे। अब एक और बात देखिए, जो हड़प्पा के जो नगर थे उसमें क्या थे? वो लिपिक भी होते थे, जो कि मोहरों पर एक खास लिपि में लिखते थे। लेकिन क्या है कि जो हड़प्पा कालीन जो लिपि है उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। जो सिंधु सभ्यता की जो लिपि, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए हमने आपके लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी? वो भाव चित्रात्मक लिपि थी। ये बात भी आप गौर कीजिएगा। और वो लिपि जो लिखी जाती थी, वह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। पहले दाएं से शुरुआत करते थे, फिर बाएं में चलते थे। जो ये बात आप याद रखिएगा कि आज जो हम लिखते हैं, लिपि लिखते हैं, जो देवनागरी लिखते हैं, वो कहाँ से लिखते हैं? वो बाएं से दाएं की तरफ जाते थे। लेकिन जो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में जो नाप तोल के लिए जिन बाटों का प्रयोग होता था वे चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नॉलेज है और ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि जो बाटों का प्रयोग होता था वो किस पत्थर से बनाए जाते थे? वो चर्ट पत्थर से। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए आमतौर पर फेयंस का प्रयोग होता था। ये बात भी आप याद रखिएगा। लेकिन कई मनके वो कार्निलियन नामक पत्थर से बनाए गए। ये सभी बातें आपके एग्जाम में आने वाली हैं, तो आप इन सभी जो फैक्ट्स हैं इनको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए, हड़प्पा सभ्यता में कपड़ा बुनाई के भी सबूत मिलते हैं, और वो कहाँ पर पाए जाते हैं ये बात भी आप गौर कीजिएगा। मोहनजोदड़ो से कढ़ाई वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की तस्वीर मिली है। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? जो कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले हैं वो चांदी के एक फूलदान के ढक्कन पर लगे हुए थे, और दूसरा क्या है? तांबे की वस्तुओं से वो चिपके हुए मिले हैं। अगला देखिए, संभवतः 7000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में कपास की खेती होने लगी थी। जो कृषि का जो विकास हुआ था वो 8000 वर्ष पूर्व हुआ था, और 7000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में हमें कपास की खेती के संकेत वो मिले हैं। वहाँ पर कुछ जो अवशेष हमें मिले हैं उनके आधार पर अनुमान लगाया गया है। पुरातत्वविदों को पक्की मिट्टी और फेंस से बनाई गई तकलियां भी मिली हैं, जो कि सूत कताई का संकेत देती हैं। पक्की मिट्टी और फेंस से बनाई गई क्या मिली? तकलियां, जिनसे सूत काता जाता है। जो फेंस क्या था? वो हड़प्पा सभ्यता में फेंस क्या था? वो कृत्रिम रूप से वो तैयार किया जाता था। उससे तकलियां, मनके, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे।
ये बात भी आप याद कर लीजिएगा। सिंधु सभ्यता में वस्तुओं का आयात। अब वो इतनी बड़ी नगरीय सभ्यता थी तो वहां पर क्या था, वो व्यापार भी किया जाता था, तो वस्तुओं का जो आयात निर्यात किया जाता था उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे सीटेट एग्जाम में। तो सिंधु सभ्यता में जो वस्तुओं का आयात किया जाता था, ये बात भी आप याद रखिए। तांबे का आयात राजस्थान और पश्चिमी एशियाई देश ओमान से करते थे। तांबे का आपने देखा होगा कि समृद्ध क्षेत्र है राजस्थान में, खेतड़ी, वहाँ से जो प्राचीन समय से ही जो तांबे का खनन होता रहा है। तो सिंधु सभ्यता में भी जो तांबे का आयात राजस्थान और पश्चिमी एशियाई देश ओमान से किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे में टिन धातु मिलाई जाती है। ये आपके कई बार जो बेसिक क्वेश्चन है और कई बार आपके साइंस सेक्शन में भी ये पूछा जा सकता है कि कांसा बनाने के लिए तांबे में कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो वो धातु होती है टिन। ये बात भी आप याद रखिएगा। और टिन धातु का आयात सिंधु सभ्यता के लोग ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। ये बात भी आप याद नोट कर लीजिए। सोने का आयात। सोने का आयात कहाँ से किया जाता था, वो आधुनिक कर्नाटक से किया जाता था। बहुमूल्य पत्थर का आयात वो गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से बहुमूल्य पत्थर का वो आयात किया जाता था। तो चलिए दोस्तों, धोलावीरा और लोथल का जब हम सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं, ये दोनों क्या है, ये सिंधु सभ्यता के जो प्राचीन नगरों में ये शुमार है और नगरीय सभ्यता इनमें भी यहाँ पर भी विकसित हुई है और उसके प्रमाण हमें मिले हैं। तो धोलावीरा है वो गुजरात में वो कच्छ के निकट खदीर बेत के किनारे बसा हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट कर लीजिए, कई बार पूछा जा सकता है। धोलावीरा कहाँ पर है, वो गुजरात में कच्छ के निकट खदीर बेत के किनारे। और दो सिंधु सभ्यता के बाकी नगर 2 भागों में विभाजित हैं, तो धोलावीरा 3 भागों में विभाजित। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सिंधु सभ्यता का कौन सा ऐसा नगर है जो 3 भागों में विभाजित था, तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर होगा धोलावीरा। तो ये आप ये नोट कर लीजिएगा। यहाँ एक खुला मैदान भी मिला है जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। तो चलिए, धोलावीरा में हड़प्पा कालीन लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। जो शैल चित्र पाए जाते हैं, जिसने हमने पिछली वीडियो में शैल चित्र के बारे में आपको बताया था, तो जो वैसी लिपि है वो कहाँ पर, वो धोलावीरा में भी देखने में मिलती है। बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया। शैल होते हैं पत्थर और चित्र, उन पर चित्र बनाना, कोई अक्षर लिखना। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। तो ये बात आप नोट कर लीजिए धोलावीरा के बारे में। जो बड़े बड़े अक्षर वो पत्थरों में खुदा पाया गया है। बाकी जगह क्या पाए जाते थे, वो छोटे छोटे वो मुहर पाई जाती थी, जैसे मोहर जिसको बोलते हैं, स्टैम्प। तो उस साइज के वो पाए जाते थे जो चित्र पाए गए हैं। लेकिन जो धोलावीरा में वो बड़े चित्र पाए गए, बड़े अक्षरों पर लिखे हुए। लोथल गुजरात में जो साबरमती नदी के एक उपनदी के किनारे बसा हुआ था, जो लोथल नगर है। धोलावीरा और जो लोथल है, ये दोनों क्या है, ये गुजरात में स्थित है। यहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। लोथल में एक तालाब मिला है जो कि संभवतः लोथल का बंदरगाह था। ये बात भी आप नोट कर लीजिएगा। लोथल पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ पर पत्थर, शंख और धातुओं से बनाई गई चीज़ें भी पाई गई हैं। लोथल में एक भंडारगृह भी मिला है। लोथल के भंडारगृह से मोहरे और मुद्रांकन, जो जिस पे मुद्रा अंकित की जाती है, उसे मुद्रांकन कहा जाता है। यहाँ एक इमारत मिली है जिसे पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके और तैयार मनके आदि उपकरण मिले हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। मनके कहाँ से प्राप्त हुए हैं, वो लोथल से प्राप्त हुए हैं। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसल थी, अब हम फसल की बात करते हैं तो उनका जो खाद्य पदार्थ क्या था मुख्य, तो देखिए जो सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसल थी वो गेहूं और जौ थी। ये दोनों फसलें यहाँ पर मुख्य फसल थी। लोथल और रंगपुर से चावल के दाने मिले हैं। इन दोनों से, दोनों जो ये स्थल हैं लोथल और रंगपुर, यहाँ से हमें चावल के दाने मिले हैं जो धान की खेती का प्रमाण देते हैं। तो सिंधु सभ्यता का जो अंत माना जाता है वो देखिए कब से, 3900 वर्ष पूर्व। ये ईसा पूर्व नहीं है, ये वर्ष पूर्व है।
ये बात आप नोट कर लीजिएगा। और जो नए नगरों का विकास माना जाता है वो 2500 वर्ष पूर्व। तो चलिए अब हम आपके लिए वीडियो के साथ साथ अभी आपने जो वीडियोस देखी है तो आपने गौर किया होगा कि हमारी पिछली वीडियो में भी हमने आपके लिए कुछ MCQ लेकर आए थे, जिससे आप अपनी जो आपने तैयारी की है, कितना आपने समझा है, उसका आपका मूल्यांकन साथ साथ हो सके। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा, सिंधु सभ्यता के नगरों का विकास कब हुआ? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 4700 वर्ष पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कांसा बनाने के लिए टिन के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा। तांबा धातु का वो मिक्स की जाती है कांसा बनाने के लिए टिन के साथ। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, तांबे का आयात सिंधु सभ्यता के लोग कहां से करते थे? तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान और ओमान। राजस्थान में खेतड़ी से और ओमान से वो तांबे का आयात करते थे। अगला क्वेश्चन है, धोलावीरा नगर कितने भागों में विभाजित था? तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 भागों में। जो बाकी नगर थे वो 2 भागों में विभाजित थे और जो धोलावीरा नगर था वो 3 भागों में विभाजित था। ये बात भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता में टिन का आयात कहां से किया जाता था? तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान और अफगानिस्तान से। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग ईरान से कौन सी वस्तुओं का आयात करते थे? तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, टिन और तथा बहुमूल्य पत्थर, इन दोनों का वो आयात करते थे। तो चलिए, सिंधु सभ्यता का अंत कब हुआ? तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, 3900 वर्ष पूर्व। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, आपके सीटेट एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने की 100% संभावना है। तो विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से मिले हैं? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल और कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता के नगरों के कौन से भाग को नगर दुर्ग कहा जाता था? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी भाग को। तो दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कभी ना भूलें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और वीडियोज़ को शेयर कीजिए। अभी मैं दोबारा से आपको नहीं कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप खुद समझदार हैं, ये आपका अपना चैनल है और आपको इसे आगे बढ़ाना है। तब अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।